नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवम। यूजीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे कड़ी में है, दूसरे वीडियो में है। इससे पहले भी वीडियो अपलोड कर किया जा चुका है इससे संबंधित, क्योंकि क्या होगा, ये विभिन्न एग्जामों में जो आने वाला एग्जाम है उसमें सहायक होगा। जैसे आप लोगों को अभी तो TRE 4 का कोई अति नहीं है, लेकिन जनवरी में इसका फॉर्म भराने वाला है। लेकिन बिहार दरोगा का एग्जाम क्या है, ये लगभग 18-19 जनवरी में है। साथ साथ AEDO और KVS का एग्जाम भी ये लगभग 10 और 11 जनवरी को है इस एग्जाम में। और AEDO साथ साथ आपको DSSS भी, इस सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्या क्या होता है ना कि राष्ट्रीय आंदोलन या फिर मॉडर्न हिस्ट्री से, आधुनिक भारत से राष्ट्रीय आंदोलन के टॉपिक को पूरा कवर किया जाता है, वहीं से ज्यादातर क्वेश्चन बनता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखते हैं पहला प्रश्न, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, किसने कहा था? अब कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये कहा किसका कथन है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है सैयद अहमद खां, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, तीसरा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी और चौथा ऑप्शन है डफरिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस के लोग क्या है, पदों के भूखे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नेताओं में से कौन नरमपंथी या उदारवादी की श्रेणी में आते हैं? देखिए पहला ऑप्शन क्या है। पहला है दादा भाई नौरोजी और एवं फिरोज शाह मेहता। दूसरा ऑप्शन है, तो ये तो नरमपंथी थे, सही उदारवादी थे। दूसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष। बाल गंगाधर तिलक ये नरम पंथ के नेता थे, तो ये तो नहीं होगा। तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले एवं WC बनर्जी। तो इसमें ये भी नरमपंथी नेता थे या उदारवादी नेता थे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? A और C। इसका क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। A और C दोनों सही है, ठीक है, बाकी ये नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मिलान कर सही उत्तर का चयन करना है। अब मिलान करना है, एक तरफ है कांग्रेस का अध्यक्ष और दूसरी तरफ है, एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष और इधर नाम दिया गया, ठीक है। तो लिखा गया है प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। क्या है प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। उसका लिखा है प्रथम ईसाई अध्यक्ष। प्रथम ईसाई अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे प्रथम ईसाई अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, ठीक है। और तीसरा है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। क्या है? बदरुद्दीन तैयब जी थे। इस आधार पे अगर हम देखें ऑप्शन, तो A का C, 2 का B और 3 का A हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका B इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों को क्रम में सजाए। अब इसमें क्रम में सजाना है, तो देखिए इसका पहले कौन सा घटना घटा था, ये कौन सा आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो पहला देखते हैं। पहला है मुस्लिम लीग, ये मुस्लिम लीग गठन हुआ था 1906 में हुआ था, ठीक है। उसका सूरत विभाजन ये हुआ था 1907 में, कांग्रेस का जो विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन तो ये हुआ था 1905 में। और गदर आंदोलन ये हुआ था 1913 के आसपास, ठीक है। तो इस आधार पर मिलाएंगे तो 1905 पहले आ जाएगा, उसका पहले बंगाल विभाजन आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा मुस्लिम लीग आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा सूरत विभाजन आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 1913, यानी कि गदर आंदोलन आ जाएगा। तो इस आधार पर हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो पहले C, उसके बाद A, उसके बाद B और उसके बाद D। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा D। इसका C, इसका मतलब 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कामागाटामारू क्या है? अब कामागाटामारू क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है एक क्रांतिकारी संगठन, दूसरा ऑप्शन देखते हैं एक जापानी जहाज, तीसरा है एक क्रांतिकारी अखबार और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कामागाटामारू एक जापानी जहाज का नाम था। अगला प्रश्न है, न्यू इंडिया के लेखक कौन है? न्यू इंडिया के लेखक कौन है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है एनी बेसेंट और चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एनी बेसेंट। देखिए हमेशा न्यू इंडिया और यंग इंडिया में हमेशा लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि यंग इंडिया के लेखक कौन है? यंग इंडिया के लेखक है महात्मा गांधी। कौन है? यंग इंडिया के लेखक है महात्मा गांधी। लेकिन न्यू इंडिया के लेखक कौन है? ये है एनी बेसेंट है। न्यू इंडिया के लेखक कौन है? एनी बेसेंट है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन कौन है? तो देखते हैं। ऑप्शन पहला, बाल गंगाधर तिलक ने सितंबर 1916 में आंदोलन की शुरुआत की। दूसरा ऑप्शन है एनी बेसेंट ने अप्रैल 1916 में आंदोलन की शुरुआत की। यहाँ देखिए असत्य कथन का चयन करना है, तो देखिए बाल गंगाधर तिलक ने सितंबर में नहीं किए थे, अप्रैल में किए थे, अप्रैल में। और एनी बेसेंट की थी सितंबर में, ये सितंबर में की थी। इस कारण से दोनों का है असत्य कथन है, तो इसलिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों क्या है? सी। इसका आंसर हो जाएगा ये दोनों असत्य है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया होम रूल लीग आंदोलन
का कार्यों में शामिल था, या कार्य क्षेत्र में शामिल था। अब कौन कौन क्षेत्र शामिल था, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पहला कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, और तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रांत, और चौथा ऑप्शन है एक से अधिक। तो बाल गंगाधर तिलक कर्नाटक, महाराष्ट्र या बंबई, महाराष्ट्र में क्या बंबई को छोड़ करके और मध्य प्रांत, ये यहाँ पे क्या किए थे, आंदोलन की शुरुआत की थी। जबकि एनी बेसेंट के द्वारा जो शुरू किया गया था आंदोलन, वो पूरे भारत में शामिल था। और इसलिए चूंकि देखिए दोनों लोग आंदोलन शुरू करते हैं, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, लेकिन दोनों क्या कर, दोनों का जो भी अनुयायी था, इनका कहना था एनी बेसेंट का कि मेरा अनुयायी, जो मेरा जो अति स्वयंसेवक है, वो बाल गंगाधर तिलक को नहीं देखना चाहते हैं, और ना ही तिलक के जो सेवक है, स्वयंसेवक है या फिर कार्यकार जो करने वाले हैं, वो एनी बेसेंट को देखना नहीं चाहते हैं। इसी कारण से दोनों ने क्या किया था, बिना किसी मतभेद के कारण मतभेद को समाप्त करने के लिए क्या किए थे, दोनों ने अलग अलग समय में क्या किए थे, आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, इसलिए अगला प्रश्न है 1916 में हुए लखनऊ अधिवेशन की प्रथम प्रमुख उपलब्धियां में शामिल नहीं है। अब क्या में शामिल नहीं है, देखिए ऑप्शन देखते हैं। इसकी पहला क्या है, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की। ठीक है, दूसरा है उग्रवादियों ने 9 वर्ष पश्चात कांग्रेस में वापसी की, ये भी सही है। अगला ऑप्शन है कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन को नहीं माना। तो नहीं, ये इसमें से कौन सा शामिल है, ये शामिल नहीं है, सी शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस मान लिया था। क्या कांग्रेस मान लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है गांधी जी के द्वारा किया गया आंदोलनों में प्रथम भूख हड़ताल कौन है, कौन सा प्रथम भूख हड़ताल की श्रेणी में आता है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पहला चंपारण सत्याग्रह, दूसरा है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, तीसरा है खेरा आंदोलन या खेरा सत्याग्रह, चौथा है असहयोग आंदोलन। तो गांधी जी के द्वारा शुरू किया आंदोलन में प्रथम भूख हड़ताल की श्रेणी में किसको रखा जाता है, अहमदाबाद मिल मजदूर को रखा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान देश भर में आंदोलन हुए जिसमें मोपला, क्या है, मोपला भी एक प्रमुख विद्रोह था, यह किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, मोपला विद्रोह हुआ था, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पहला कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, और चौथा ऑप्शन है केरल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा, केरल में 1921 में हुआ था, लगभग ये क्या हुआ था, 1921 में ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न, ब्रिटिश कंपनी ने गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी। गांधी ने यह उपाधि कब वापस कर दी थी। ब्रिटिश कंपनी ने जो भारत में गांधी जी का आगमन हुआ था 1915 में, उस समय चल रहा था प्रथम विश्व चल रहा था। जब प्रथम विश्व चल रहा था तो गांधी जी ने भारतीय लोगों को ब्रिटिश कंपनी की सेना में बहाली होने के लिए क्या किया था, प्रेरित किया था। इस कारण से ब्रिटिश कंपनी ने गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। ठीक है, लेकिन भारतीय लोग गांधी जी को प्रतिक्रिया से क्या करें, सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट है, क्या है, सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट की उपाधि भी दिया गया था। लेकिन ये केसर-ए-हिंद की उपाधि गांधी जी ने कब वापस कर दी थी, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पहला जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा रॉलेट एक्ट, तीसरा असहयोग आंदोलन, और चौथा खेरा आंदोलन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। देखिए बहुत सारा लोगों का कंफ्यूजन होता है कि गांधी जी ने ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान इसका उपाधि वापस की थी, तो नहीं, गांधी जी असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के समय ही अपना उपाधि वापस की थी, ध्यान से रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, पहला है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में जमा हुए थे, तो ये दोनों ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन है जनरल डायर ने यहाँ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, तो ये बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है मिलान कर सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ दिखा हुआ विद्रोह जनजातीय विद्रोह है और एक तरफ है वर्ष, इसको मिलाना है। तो पहला है कोल विद्रोह कब हुआ था, तो कोल विद्रोह हुआ था 1831 में हुआ था। ठीक है, दूसरा है संथाल विद्रोह, ये क्या हुआ था 1855-56 में हुआ था। तीसरा है अहोम विद्रोह, तो ये हुआ था 1828 में, और चौथा है खासी विद्रोह, ये हुआ था 1829 में। इस आधार पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा बी, टू का हो जाएगा ए का बी, टू का ए यहाँ पे है, और इसके बाद सी का हो जाएगा सी
3 का सी और 4 का डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किन किन क्षेत्रों में हुआ था? तो क्षेत्र देखते हैं कौन कौन क्षेत्र है। ऑप्शन है सिंहभूमि, हजारीबाग, पलामू एवं एक से अधिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें भी यहाँ भी हुआ था, हजारीबाग में हुआ था और ये पलामू में भी हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न में हम लोग देखते हैं कुछ इसमें यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन को, और इससे पिछले वाले वीडियो में भी हम वर्ल्ड हिस्ट्री का डाले थे और इसमें भी क्या है वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन डाल रहे हैं। चूंकि वर्ल्ड हिस्ट्री के एग्जाम में ये TRE 4 में भी क्वेश्चन आता है, वो आ जाएगा, जो कि 9th वाला जो एग्जाम देते हैं जिनका होगा, साथ साथ KVS, जो KVS होगा PGT में जो होता है उसको, वो उस पर भी आपको ये देखने वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसीलिए हम लोग हर एक वीडियो में क्या कर रहे हैं, 5-5 वीडियो का 4 या 5 क्वेश्चन हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री का कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ कभी कभी आपको बिहार दरोगा में भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो जल्दी शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 16वां प्रश्न है, फ्रांस की जनता को मत देने के मुद्दे पर सक्रिय नागरिक, किसमें सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक में विभाजन किया गया। तो सक्रिय नागरिक का में शामिल कौन थे या सक्रिय नागरिक का अर्थ क्या था? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला, जिन्हें मत देने का अधिकार था। दूसरा, जिन्हें मत देने का अधिकार नहीं था। तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सक्रिय नागरिक वही थे जिनको सीधा सीधा क्या मत देने का अधिकार था, जिसको मत देने का अधिकार था, या फिर जो व्यक्ति इसको जो कर देते थे, क्या है जो कर देते थे, उनको भी सक्रिय नागरिक की श्रेणी में रखा जाता। ठीक है, अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति में विभिन्न राजनीतिक प्रतीकों का प्रयोग किया गया, जिसमें टूटी हुई जंजीर, क्या है टूटी हुई जंजीर का क्या अर्थ है? टूटी हुई जंजीर का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है शाही सत्ता का प्रतीक, दूसरा है दासों की आजादी का प्रतीक, तीसरा है कानून का मानवीय स्वरूप या रूप, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो टूटी हुई जंजीर का अर्थ था, ये दासों की मुक्ति का प्रतीक था, ये दासों की मुक्ति का प्रतीक था। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर शासन था, किसका डैश का शासन था? तो किसका शासन था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है जार निकोलस फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन है जार निकोलस सेकंड, तीसरा ऑप्शन है जार निकोलस थर्ड, और चौथा है जार निकोलस फोर्थ। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस के शासन में उस समय जार निकोलस द्वितीय का शासन था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैं ही राज्य हूं, आई एम द स्टेट, क्यों ये कथन किसका है, कौन है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है लुई 13, दूसरा ऑप्शन है लुई 14, तीसरा ऑप्शन है लुई 15, चौथा ऑप्शन है लुई 16। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई 14। ये लुई 14 ही है जो कहा था कि मैं ही राज्य हूं, और कहा जाता है कि आतंक का राज स्थापित करने में फ्रांस में किसका काम था? ये लुई 14 का ही काम था। ठीक है, अगला प्रश्न है, वाटरलू की लड़ाई नेपोलियन एवं मित्र राष्ट्रों के बीच कब हुई थी? तो वाटरलू की लड़ाई हुआ था जिसमें नेपोलियन की हार हुई थी, पराजय हो गया था, नेपोलियन हार गया था। तो उसमें देखते हैं ऑप्शन क्या है। 1812, दूसरा ऑप्शन है 1814, तीसरा ऑप्शन है 1815, और चौथा ऑप्शन है 1817। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वाटरलू की लड़ाई का हुआ था तो 1815 में हुआ था, जिसमें नेपोलियन की हार हुई और इससे फ्रांस की सत्ता का उसको वहां से उसका शासन सत्ता समाप्त हो गया था। ठीक है, देखिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करिए, साथ साथ क्या करिए कमेंट के माध्यम से अपने आपको सुझाव दे सकते हैं कि क्या इसमें हम और अपडेट कर सकते हैं। देखिए, और अपने साथ साथ आप भी देखिए और अपने मित्रों को क्या इसको मतलब शेयर करिए, ताकि क्या उनको भी फायदा हो इस वीडियो का। धन्यवाद।